हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंह जैस एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के अपने लेसन पावर शेयरिंग के बारे में। दोस्तों, इस लेसन का पहले ही 2 वीडियो चैनल पे पोस्ट हो चुका है, जिसे आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10 पॉलिटिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको 2 वीडियो पहले के भी मिल जाएंगे और उसका आखिरी वीडियो आज पोस्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे और बाकी के 2 वीडियो अब जाके पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, पावर शेयरिंग के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम कुछ इसकी विशेष बातों को जान लेते हैं। पावर शेयरिंग की सारी चीजें हम जान चुके हैं और एक बार फिर हम उसे दोहरा देते हैं ताकि आपको फिलहाल वीडियो को समझने में आसानी हो। पावर शेयरिंग शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें पावर्स को बांट दिया जाता है अलग अलग रूपों में। उसे हम अभी पढ़ लेंगे। अब इसकी बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में विचार करते हैं। पावर शेयरिंग इसलिए बांटा गया है, यह व्यवस्था इस पर्याय के रूप में आई है कि शक्तियां एक हाथ में न रहें। यदि हम पावर्स को बांटेंगे नहीं, सबको एक साथ एकोमोडेट नहीं करेंगे, साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो समाज में समस्याएं आ सकती हैं, देश में विभाजन की नौबत आ सकती है, हिंसा हो सकती है और जान माल की हानि देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब वजहों से देश में कई नियम कानून ला करके पावर को अलग अलग वर्गों तक पहुंचाया जाता है। सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम पावर शेयरिंग करते हैं। तो आइए कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन सी बातें हैं, कैसे इसको बांटा गया है और क्यों ये आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारा पहला इसमें हेडिंग है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की आवश्यकता ही क्यों महसूस होती है, नहीं होता तो क्या दिक्कत आ जाती है। पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, नहीं होता तो क्या समस्याएं आती। ये क्वेश्चन आपका रिटन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जब भी एग्जाम होते थे बोर्ड्स के, तो उसमें रिटन जब लिखना होता था आंसर इसको, तो इसको पूछ लिया जाता था। लेकिन पहली बार इस बार के एग्जाम में जब आपका टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया गया है, तो इस लेसन को रखा गया ऑप्शनल के अंतर्गत। तो आपको सारी फैक्ट की बातें, जितनी इसमें फैक्ट्स हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें, वो आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका कि ये कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है, ताकि आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये क्यों जरूरी होता है और क्या इसकी आवश्यकता होती है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने कुछ पिछले उदाहरणों की तरफ जो हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर पावर न बांटी जाए तो क्या होगा। तो 2 देशों के उदाहरण लिए गए थे, बेल्जियम के और श्रीलंका के। बेल्जियम में हमने देखा था कि समस्याएं थी वहां पे रहने वाले लोगों के हिसाब से, डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। इन लोगों के बीच विवाद हुआ आर्थिक विकास को लेकर के, संपन्नता को लेकर और पावर को लेकर, कि भाई फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा रिच क्यों है, ज्यादा उसके पास पैसा क्यों है, या फिर ज्यादा एजुकेशन के संपर्क में ये लोग कैसे हैं, हम लोग पिछड़े क्यों हैं, ऐसा डच वाले सोचते थे। तो इन दोनों के बीच जब विवाद हुए, तो उसके निपटारे के लिए वहां की सरकार ने कई तरह के नियम बनाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 टाइम अमेंडमेंट किया, 4 बार सुधार किया बेल्जियम वालों ने, जिसके जरिए उन्होंने अपने संविधान को उस लायक बनाया कि देश में किसी भी कम्युनिटी के मन में किसी भी प्रकार का असंतोष न रहे। यह बात उन्होंने अपने संविधान में श्योर किया, जिसकी वजह से उनके देश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और वो अपने आप को स्टेब्लिश बना पाए। दूसरी बात की गई थी श्रीलंका की। श्रीलंका भी 1948 में आजादी के बाद से एक डेमोक्रेटिक रूप से सरकार को आगे बढ़ाता है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है श्रीलंका में भी। लेकिन समस्या क्या आती है कि श्रीलंका में बाद में कुछ नेताओं ने मेजोरिटेरियनिज्म की पद्धति अपना ली। मतलब क्या कि नागरिकतावाद, बहुसंख्यवाद, ज्यादा से ज्यादा संख्या देख करके उनके फेवर में काम करना, कि जिस धर्म के लोग, जिस संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं, हम उन्हीं को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, बाकी कम संख्या वाले लोगों पर ध्यान ही न दें। इस विचार की वजह से वहां पे सिन्हाला सुपरमेसी स्थापित हो गई। हर बातों में सिन्हाला वालों को ज्यादा प्रमोट करते थे, बाकी जो तमिलियंस थे उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी, जिस वजह से वहां पे सिविल वार शुरू हो गया और बहुत लोग मारे गए। तो ये दिक्कत है कि पावर शेयरिंग जब नहीं करेंगे तो क्या समस्या आएगी। वहीं पे अभी मैंने बताया कि बेल्जियम वालों ने पावर को शेयर कर लिया, अलग अलग वर्गों में हर जाति को एक साथ रखा, तो उनके यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को सुपीरियर दिखाया, तो विवाद ही विवाद हो गया, गृह युद्ध हो गया और कई लोग मारे गए। तो ये बताता है कि यह क्यों आवश्यक है, इसकी क्यों आवश्यकता महसूस होती है। तो थोड़ी बहुत तो बातें हम जान ही चुके हैं कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, बाकी इसका जो फैक्ट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इस बात को 2 महत्वपूर्ण रीजन में बांटा गया है। क्यों आवश्यक है, इस बात के लिए 2 प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं मोरल रीजन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दूसरा है प्रूडेंशियल रीजन। दोस्तों, बुक में जब भी हम डिटेल्स देखते हैं तो इतनी ज्यादा बातें लिखी होती हैं कि पढ़ने के बाद आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं, कितना हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम के प्रेशर में हम होते हैं तो पूरी किताब पढ़ना हमारे बस में नहीं होता है। उस समय में ऐसे चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम कम
कम शब्दों में उसका पूरा निचोड़ जान लें तो हमारे लिए बेहतर साबित होता है। यहाँ पे दोस्तों उससे रिलेटेड सारी बातें आपको एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक अच्छा स्क्रीनशॉट रहेगा आपके पास, तो आप देख पाएंगे कि इस टॉपिक में इसके अंतर्गत कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। हर वीडियो मैंने बताया है कि एक एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि उससे ये होगा कि जब भी आप उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को जानना चाहेंगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें यही बात महत्वपूर्ण है जिसे मैंने हाईलाइट करके पहले ही लिखा होता है, तो वहां पे आपको फायदा हो सकता है। तो देखिए इसमें पहला रीजन है हमारा प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब तार्किक से होता है। तार्किक क्या है? वो चीजें, वो बातें जो तर्क के आधार पर सेट की गई होती हैं, जिसका ऐसे ही हवाई बातें नहीं, जो तर्क के आधार पर सेट की गई होती हैं, उसे प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? इस प्रूडेंशियल रीजन के जरिए पहला इसमें रीजन दिया गया है, पहला रीजन ये दिया गया है कि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो होती है, पावर शेयरिंग ये क्या कर देती है? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को कम कर देती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, जिससे दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दो ग्रुप में होने वाली समस्याओं को, विवादों की जो संभावनाएं होती हैं, इसके जरिए समाप्त कर दी जाती है। पावर शेयरिंग उन संभावनाओं को ही समाप्त कर देता है। जैसे आपको मैंने बताया कि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, दो कम्युनिटी थी जिसके बीच में पावर्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। वो कहते थे कि हमें भी पावर दे दीजिए, सिन्हाला वाले अपने पावर को देने को तैयार नहीं थे, तो विवाद हुआ। जबकि बेल्जियम में इन दोनों ने, फ्रेंच वालों ने और डच वालों ने आपस में पावर को शेयर कर ली, तो विवाद नहीं हुआ। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग कर देने से दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े या विवाद नहीं होते हैं। जैसा कि श्रीलंका में नहीं किए गए तो विवाद हुआ, बेल्जियम वालों ने कर लिया तो कोई विवाद नहीं हुआ। होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या मतलब है इसका। जैसे हम अपने देश का उदाहरण लें तो भारत में कभी किसी को ज्यादा प्रमुख दे ही नहीं गया। जैसे श्रीलंका वालों ने कह दिया ना कि सिन्हाला वाले लोगों को ज्यादा हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, बौद्ध धर्म को हम ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तमिलियंस को कम माना गया वहां के नियम कानूनों के हिसाब से, उनके वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया, ना ही किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा गया, और ना ही किसी राज्य विशेष को अलग से ट्रीटमेंट दिया गया। जम्मू कश्मीर का था, उसे 370 हटा देने के बाद वो भी भारत का एक अंग बन चुका है। तो भारत में लगभग हर क्षेत्रों में समानता देखने को मिलती है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, मजहब या संप्रदाय से क्यों न हो। तो यहाँ पे वो संभावना बेहद कम है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सोशल ग्रुप्स में, नहीं होती, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वाले के साथ बड़े आराम से रह लेते हैं। तो बहुत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सांप्रदायिकता यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के सोशल कॉन्फ्लिक्ट बेहद कम होते हैं। समस्याएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए भारतीय संविधान ने बहुत प्रयत्न किया है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, आपको बहुत समझ में आ गया होगा। दूसरा दिया है इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। इसको समझते हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर की इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में पावर शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पावर शेयरिंग जो है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जैसे कि कभी भी अगर दंगे होंगे, विवाद होंगी, मारकाट होगी, तो उससे हलचल होगी, राजनीतिक रूप से पूरा प्रेशर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसे जिले में हैं जहां सडनली दंगा भड़क जाता है संप्रदाय के हिसाब से, जाति, धर्म या मजहब के हिसाब पे लोग लड़ने लगते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, अब कहीं भी कोई दंगा होगा तो देखेंगे कि अगर जो अधिकारी या जो कर्मचारी सरकार के हैं, जिनको नियुक्त इसीलिए किया गया था कि भैया आप समाज में शांति बनाए रखिएगा, अगर उसके बाद भी दंगा हो जाता है तो सबसे पहले उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे पहले उन लोगों को ट्रांसफर हो जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसी बातें हम अक्सर देखते हैं। सपोज करिए कोई डीएम है किसी जिले के, जो कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि इस महीने शुरुआत की एक तारीख को हमें जाना है अपने जिले के सारे प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पे, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे हम जाएंगे, देखेंगे कि कैसे वहां के डॉक्टर काम कर रहे हैं। कहीं प्राइवेट अपनी क्लिनिक चलाने के चक्कर में वो सरकारी पैसा लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लिनिक में बैठ ही नहीं रहे। तो ऐसा डीएम साहब ने प्लान बनाया था कि हम जाके जांच करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। इस बात की जांच उन्हें करना था, ये उनके प्लान में था। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि पुलिस व्यवस्था की जांच की जाएगी, कि जो कांस्टेबल्स हैं या फिर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो घूस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, किसी तरह से उनका पता लगाया जाएगा। फिर खाद्य विभाग के बारे में उन्होंने सोचा
कि नीचे थोड़ा निचले स्तर पर पीडीएस वगैरह की जांच करेंगे कि जो वितरण प्रणाली है हमारे देश में सही चल रही है कि नहीं। कोरोना के टाइम में कहीं ये लोग महंगा पैसे पे तो दुकानदार सामान नहीं बेच रहे हैं, सरकार के नियमों की अवहेलना तो नहीं हो रही है। ये मतलब इन्होंने अपना पूरा प्लान डीएम साहब ने बनाया हुआ है, सपोज करते हैं। अचानक किसी जिले में दंगा हो जाता है किसी कारणवश हिंदू मुस्लिम को लेके और ये लोग लड़ पड़ते हैं आगे। अब ये लोग जब लड़ पड़ेंगे तो अब संभालने की सारी जिम्मेदारी किस पे आएगी? डीएम साहब पे। ये सारे काम छोड़िए, पहले दंगा संभालिए। संभालने की उन्होंने भरसक कोशिश की, इनकेस कहीं गलत साबित हुए, उन्होंने प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन ले लिया, अधिकारियों द्वारा उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं इनका ट्रांसफर दूसरे जिले में कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनकी जगह पे जिला चलाने के लिए कोई दूसरा डीएम आएगा। अब वह जब वो आएगा तो क्या वो भी इस तरह का प्लान लेकर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जब वो नई जगह पे आएगा तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझेगा कि यहाँ के क्या माहौल है, क्या कल्चर है, कैसे ये लोग काम करते हैं। उस हिसाब से पहले अपने आप को सेट होने में करीब महीने दिन 2 महीने जो भी उसको सही लगे वो लगा सकता है। उतनी फास्ट तरीके से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जितना पहले वाला ले सकता था, क्योंकि अब वो चीजों के प्रति फैमिलियर हो चुका था और उसने सोच भी लिया था कि मुझे ये काम करने हैं। लेकिन अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जगह पे दूसरा डीएम आ गया है और नए वाले डीएम को समझने में समय लगने वाला है। इस वजह से आप देखते हैं कि अस्थिरता उत्पन्न हो गई। डीएम की जगह पे दूसरा आएगा, उसके नीचे वाले अधिकारी भी कुछ ट्रांसफर होंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? हलचल का शिकार हो जाता है, पूरा डिसबैलेंस आ जाता है और फिर से व्यवस्था को सुधारने में वक्त लग जाता है। वही पावर शेयरिंग अगर ढंग की होती है तो हिंदुओं को भी पर्याप्त राइट हो, मुसलमानों को भी पर्याप्त राइट हो, तो ये लोग कभी लड़ेंगे ही नहीं। उनके बीच में यदि कोई विवाद की बात ही ना हो, कोई समस्या ना हो तो लड़ने क्यों जाएंगे? और जब नहीं लड़ेंगे तो यही जो व्यवस्था बनी है ये स्टेबल रहेगी। तो पहले वाला ही डीएम रहेगा और अपनी योजना के मुताबिक वो जांच करेगा हॉस्पिटल्स की और वहां पाएगा कि कुछ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो उसको सस्पेंड करेगा। तो बाकी लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि भैया ये डीएम सख्त है, काम कर रहा है तो हमें ढंग से अपना काम करना होगा। फिर नीचे का प्लान पे जाएगा तो देखेगा कि पीडीएस में ये बात है, ये गड़बड़ी है, तो वहां लोगों को डांट सुनाएगा तो वो लोग भी ढंग से काम करेंगे। तो मतलब पूरा सिस्टम डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। कब? जब समाज में दंगे नहीं होंगे, तब जब सब कुछ बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा तब। इस प्रकार से आपकी जो पावर शेयरिंग है वो दंगे भड़कने में और राजनीतिक स्थिरता को दूर करने में, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में और दंगे भड़कने की समस्याओं को बेहद समाप्त कर देती है, उनकी संभावनाओं को ही कम कर देती है। ये रहे हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि इट मेक्स स्ट्रॉन्ग द यूनिटी ऑफ नेशन। इट मेक स्ट्रॉन्ग द यूनिटी ऑफ नेशन। यह राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में बड़ा मदद करता है। कैसे मदद करेगा? राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में मदद करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया होता, देश सभी नागरिकों का होता है, चाहे वो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब या जाति से जुड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलके ही आपस में रह के ही देश बनाते हैं। इनके साथ होने से ही एकता आती है देश में और हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन करता है? जब हम साथ रहते हैं तो हमारे मन में शिकायतें हो सकती हैं, एक दूसरे के प्रति कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, जलन की भावना हो सकती है, द्वेष हो सकता है हमारे मन में। किस बात को लेके होगा? अगर उसको ज्यादा राइट हो और मुझे कम हो तभी ये सब बातें आती हैं। 10 रुपए आपके पास हो, 10 रुपया मेरे पास हो तो कोई जलन की भावना नहीं है। आपको भी पढ़ने का अधिकार हो, मुझे भी पढ़ने का अधिकार, तो कोई समस्या नहीं है। आप भी चौराहों पर बैठ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भारत में घूम सकते हैं, मैं भी सेम कर सकता हूं, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन किसी कास्ट विशेष को, किसी जाति विशेष को अगर ये कह दिया जाए कि तुम मंदिर नहीं जाओगे, आज से तुमको मंदिर जाना नॉट अलाउड, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जाओगे और जाओगे तो पीछे बैठोगे, कभी भी बड़े कास्ट वाले बच्चों के साथ नहीं बैठोगे, ये सब बात जब की जाएगी तो एक निचले तबके के मन में कौन सी भावना आने वाली है? जलन की भावना, असंतोष की भावना आएगी। और वे लोग किस रूप में? सहते 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 एक दिन वो रिवोल्ट करेंगे और देश में फिर वही होगा जिसका डर था। विवाद होंगे, खून खराबा होगा और कई बार तो पार्टीशन भी हो जाते हैं देशों के, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मामले में हिंदू मुसलमान के झगड़े को लेकर देश का सीधा अलगाव ही हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? यही लोग अगर इन चीजों से नहीं जूझ रहे होते, जाति पाति नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले होते, किसी भी तरह की समस्या आपस में नहीं होती, सब साथ मिलकर चलते, चलो तुम भी मंदिर घूम के आते हैं, चाहे वो लोअर हम पंडित हैं या फिर वो नीचे वाला कास्ट का हो, साथ मिलके चले गए, मंदिर घूम के आ गए, दोनों लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट के होते हुए भी साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पूरी तरह से हार्मोनी है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। तो ये लोग मिलके आप क्या करेंगे? देश के लिए आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, देश के लिए अच्छा काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जब सब साथ रहते हैं, सबको संतुष्ट रखा जाता है, पावर दे करके सबको समानता दी जाती है, सबको हिस्सेदारी दी जाती है कि तुम भी पढ़ लिखे अधिकारी बन सकते हो, ये भी बन सकता है, तो सबके पास पावर्स होती हैं एक समान।
आप भी वोट दे सकते हैं, मैं भी वोट दे सकता हूँ। आपको भी अधिकार है भारत भ्रमण का, मुझे भी अधिकार है। आप भी चाहें तो अपनी सारी संवैधानिक शक्तियों का लाभ ले सकते हैं, संवैधानिक जो आपको अधिकार दिए गए उनका लाभ ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। तो फुल इक्वालिटी जब रहती है तो किसी भी तरह की असंतोष नहीं रहती है और दंगा फसाद नहीं होते, उससे देश हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है और यूनिटी बनी रहती है। ये सारे हम प्रूडेंशियल रीजन, ये देखिए तर्कों पर आधारित हैं। अगर सबका एक ही देखा जाए, अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता है, पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो सिर्फ हिंदुओं को प्रभावशाली बना दीजिए, देखिए क्या होता है, या सिर्फ मुसलमानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, निश्चित तौर पर दंगे हो जाएंगे। तो पावर शेयर करना जरूरी है, ये तर्क के आधार पर, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधा दिख रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने में, अगर आप नहीं सबको अच्छे मौके देंगे तो दंगा फसाद करेंगे और राजनीति उथल पुथल हो जाएगी। सीधी सीधी कहानी आपको यहाँ पे अभी मैंने बता दी। देश मजबूत तभी होगा जब साथ चलेंगे सब, और किसी एक को पीछे छोड़ देंगे, अकेले बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश को आप कमजोर कर देंगे। तो ये सब तार्किक बातें थी जो आप देख रहे थे। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि इट स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। यह दबाव बनाता है, एश्योर करता है कि आगे चल के इस व्यवस्था, अगर यही व्यवस्था बनी रही तो पावर शेयरिंग की वजह से बेहतर विकल्प या बेहतर भविष्य हमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, एपीजे अब्दुल कलाम को अगर किसी ने ये कह के रोक दिया होता कि तुम मुसलमान हो, तुम नहीं जाओगे। एक बार उनकी बचपन की घटना है कि वो आगे बैठे थे, अपने एक मित्र जो कि पुजारी के बेटे थे उनके साथ बैठे थे, जो रामेश्वरम के मंदिर में उनके पिताजी प्रमुख पुजारी थे, उनके पुत्र इनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, दोनों साथ बैठे थे। तो एक टीचर आता है नया और वो उसे यह देख के अपमानित महसूस करता है कि एक मुसलमान ऊंचे बिरादरी के पंडित के बेटे के साथ बैठा हुआ, उसे बुरा लगता है और वो कलाम को कहता है, कलाम साहब को, कि तुम पीछे जाके बैठो। कलाम साहब को समझ में नहीं आता कि है क्या, और वो चले जाते हैं। उस दिन वो बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन जब बाद में उनका मित्र इस तकलीफ को समझता है और जाके अपने पिता को बोलता है कि आज मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ, तो सारे गांव वाले मिलकर के उस टीचर को बुलाते हैं और कहते हैं कि या तो तुम अपनी ये छोटी सोच जाति पात वाली दूर करो, नहीं तो ये आइलैंड ही छोड़ के चले जाए, ये पूरा क्षेत्र छोड़ के चले जाओ। रामेश्वरम का जो हिस्सा है, इस द्वीप पे या इसके किनारे वाले क्षेत्रों पे तुमको रहना ही नहीं है। इस पूरे लोकेलिटी में तुम यहाँ रहोगे तो जाति पाति का जहर बोल दोगे, तो तुम निकलो यहाँ से। तो उनकी बात का टीचर पे असर पड़ता है और वो सुधर जाते हैं और ये चीजें करनी बंद कर देते हैं। तो अगर वहां पे उनको दबा दिया गया होता जाति पाति का, तो शायद हम आज उस जगह पे नहीं होते, रक्षा के मामले में जहां आज भारत खड़ा है। उनका बहुत योगदान है और भारत के महान साइंटिस्ट में से एक थे। तो उनको जाति पाति से नहीं दबाया गया। भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, अगर उन्हें ये सब नहीं दिया गया होता तो शायद आज हम किसी दूसरे मुकाम पे होते। ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाति पाति भुलाकर देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इनसे कोई नफरत नहीं करता, सब इनको कदर करते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ असाधारण कार्य करके दिखाए हैं। तो इस तरह से हमारा देश क्या होता है, मजबूत होता है। और यदि सबको मौका देंगे तो निचले वर्ग के लोग भी टैलेंटेड हो सकते हैं, सबको समझना चाहिए। निचले वर्ग चाहे कोई भी हो, टैलेंट किसी जाति पाति का मोहताज नहीं होता है, सब आगे आ सकते हैं। और सबको साथ ले चलेंगे तो हर तरह का दिमाग हमारे सामने आएगा उभर के, और निश्चित तौर पे वो देश के लिए बेहतर आउटकम लाके देगा। यही बात पावर शेयरिंग द्वारा स्पष्ट की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी प्रूडेंशियल रीजन, तर्कों पर आधारित सारी बातें। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। होप आपने पहले भी ले लिया होगा, अभी तो मैंने कुछ लिख के व्हाइट बोर्ड गंदा कर दिया है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट मिनट, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे मोरल रीजन की ओर। मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब अच्छी बातों से लिया जाता है, नैतिकता से लिया जाता है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। सब नैतिक बातें किसी को समझाने के लिए की जाती हैं। जैसे हम बचपन में किताबें पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा, कि हमें माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मतलब वो चीजें जो कल्चरली या सोसाइटी के लिहाज से बड़ी सही होती हैं, उन सबको मोरल रीजन रखा जाता है। देखिए, माता पिता के पैर छूने से
हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज आता है, या हम एक सभ्य समाज के रूप में अपने बच्चों को ढाल सकते हैं। उन्हें संस्कार हम अच्छे अच्छे देते हैं। देखिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स के सामने वेल बिहेव करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ये सब मोरल रीजंस में आते हैं, जिसमें हम अच्छा चरित्र देने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक बातें दूसरी होती हैं, मोरल बातें दूसरी होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ प्रूडेंशियल रीजन दूसरा है, ये मोरल रीजन दूसरे होंगे। देखिए इसमें क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? ये कहा गया है कि जो पावर शेयरिंग होती है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पे सारे काम लोगों द्वारा ही किए जाते हैं, लोगों द्वारा ही सारी बातें की जाती हैं। लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं और लोग हम पे शासन करते हैं। तो यही डेमोक्रेसी की आत्मा है। क्या? कौन सी बात है? इसमें क्या दिया गया है कि पावर को शेयर किया गया है अलग अलग लोगों के बीच, वही चुनाव लड़ते हैं, वही वोट करते हैं, तथा वही हम पे चुनाव जीत के शासन भी करते हैं। सारी बातें इसी के आधार पर सेट की गई हैं, डेमोक्रेसी के आधार पर जो हम देखते हैं। ये था हमारा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए। तो ये हमारा हो गया पहला मोरल विजन, सबको साथ लेकर चलने की बात है। सब में पावर बांट दीजिए, सब साथ मिलकर चले तो बहुत अच्छा होगा। सबका साथ सबका विकास वाली बात, ये मोरल रीजन का पहला बात हो गया। दूसरा कह रहा है कि पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्न। पावर शेयरिंग में एक बहुत ही अच्छी बात यह होती है कि यहाँ लोगों को अधिकार होता है इस बात का कि उनसे पूछा जाए उन पर शासन कैसे किया जाना चाहिए। लोकतंत्र और ऑटोक्रेसी मतलब एक तानाशाह का शासन, तानाशाही। लोकतंत्र और तानाशाही में एकमात्र अंतर सबसे बड़ा यही है कि यहाँ लोगों के पसंद के हिसाब से नियम कानून बनाए जाते हैं, या फिर यहाँ लोगों के लिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाए। तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही में वो नियम बनते हैं जो खुद तानाशाह को पसंद होते हैं। कुछ कथन मैंने आपको बताए थे जो तानाशाही राजा हुआ करते थे, जिन्होंने हिटलर ने कह दिया कि हम जर्मनी को सबसे बड़ा देश बनाएंगे, सबसे शक्तिशाली बनाएंगे, या फिर जर्मनी होगा ही नहीं। अब ये बात आप कहने वाले कौन होते हैं? पूरी जर्मनी की जो जनता है उसे डिसाइड करना चाहिए ना कि हमें अपने देश को कैसा बनाना है। एक आदमी पूरे देश का डिसीजन लेगा तो कभी भी गलत करेगा। जब तक डिसीजन लेने वाला एक अच्छा समूह नहीं बटा होगा तो एक आदमी डिसीजन लेगा तो या तो सही ले लेगा, नहीं तो इतना गलत लेगा कि उसका परिणाम पूरा देश भोगेगा। ये समस्या आती है। कुछ लोग कहते थे कि मेरे द्वारा कहे गए शब्द ही कानून होते हैं, फ्रांस में मैं वही जो मैं बोल दूंगा वही कानून हो जाएगा। लुई 14 का एक कथन है। तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं चलती। डेमोक्रेसी जो है स्पिरिट होती है, पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी स्पिरिट होती है इसकी। लोकतंत्र एक स्पिरिट है, लोकतंत्र की ही आत्मा है पावर को शेयर करना। लोकतंत्र में क्या किया जाता है? पावर को शेयर करते हैं, सब लोग साथ मिलकर चलते हैं। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे पीपल हैव राइट टू बी, ये मैंने बताया कि लोगों के पास अधिकार होता है कि उनसे पूछिए कि शासन कैसे करना है। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो वो नियम नहीं लागू होगा। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हमने देखी, कृषि बिल अभी कुछ समय पहले विवाद में था, उसके लिए सरकार ने कई बार किसानों के सामने बातें की, यह दिक्कत है आपको तो इसके लिए ये किया गया। उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए मेरा नियम आपकी भलाई के लिए ही है। लगातार उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और कन्विंस किया। जीएसटी जब पहली बार पारित हुआ था भारत में, जीएसटी लागू जब हुआ था, तो उसे लेकर व्यापारियों के मन में बहुत असंतोष था, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है। तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, हड़तालें की, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट ने उन्हें समझाया कि जीएसटी आपके लिए किस प्रकार से अच्छा है, हमने आपके भले के लिए बनाया है। तो यहां से क्या बात पता चलती है कि लोगों को यहाँ पे हक है कि वो पूछें कि किस हिसाब से आपने डिसीजन लिया है, क्या सोच के लिया, हमें बताइए, मेरे फेवर में है या नहीं। तो ये बातें सिर्फ कहां मिलती हैं आपको? डेमोक्रेसी में। और वो तय कौन करता है? आपकी पावर शेयरिंग। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, सिटीजन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम थ्रू द पार्टिसिपेशन। यहाँ की एक और बड़ी बात है किसकी? पावर शेयरिंग की, कि सिटीजन्स के पास ये पावर होती है कि वह इन डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकते हैं। योगदान देने का क्या मतलब हुआ? जीएसटी के नियम में कई बार संशोधन किए गए लोगों के मांगों के हिसाब से, नहीं ये सही नहीं है, इससे हमको दिक्कत होगी। इस वर्ग किसी न किसी वर्ग को जब दिक्कत हो रही थी तो लगातार जीएसटी वाले साल, जिस साल जीएसटी पारित हुआ था, आने वाले कुछ महीनों में बहुत बार उसकी रेट चेंज की गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि सिटीजन्स वहां पे डिमांड कर रहे थे कि अपनी पार्टिसिपेशन से कि मेरे हिसाब से ढालिए अपने नियम कानूनों को। तो उन्हें खुश करने के लिए, उनके लिहाज से चीजों को सेट करने के लिए, नागरिक ही जब खुश नहीं रहेंगे तो नियम किसके लिए बनाएंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए कई बार संशोधन किए गए ताकि लोगों के हिसाब से सरकार को और उनके नियमों को अच्छे से बनाया जाए। अब देखिए क्या करें, लास्ट इसका पॉइंट है दोस्तों कि शो द नेसेसिटी एंड वैल्यूज ऑफ पावर शेयरिंग। सिर्फ पावर शेयरिंग में डेमोक्रेसी के जरिए ही दिखाया जाता है कि कैसे पावर शेयरिंग
किस अच्छी वैल्यूज के साथ हमारे सामने आता है। पावर शेयरिंग की सबसे बेहतरीन वैल्यूज मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे भारत देश में अगर योगी आदित्यनाथ सीएम की पद पे हैं, जो कि एक राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो उसी देश में, ये तो राज्य की बात हो गई, किसी देश की बात, उसी देश की बात करें तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी, वो एक निचले स्तर से आते हैं कास्ट के हिसाब से बात किया जाए तो। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए कि किस कास्ट से हैं या किस कास्ट से नहीं है, बट फिर भी एक उदाहरण के लिए आप समझने की कोशिश करिए कि जिस देश में एक सीएम का पद एक अपर क्लास वाला हैंडल कर रहा है, उसी देश में उससे ऊंचे, कहीं ऊंचे, देश का सबसे पहला नागरिक लोअर कास्ट का है और किसी को समस्या नहीं है। यही हमारी ताकत है और यही पावर शेयरिंग और यही डेमोक्रेसी की ताकत है कि यहाँ पे इन चीजों को हमने भुलाया हुआ है कि कौन हम पे शासन कर रहा है, उसकी कास्ट क्या है। ओनली एबिलिटी हम देखते हैं, सिर्फ हम क्या देखते हैं कि क्षमताएं क्या है, योग्य है तो कोई भी आ गया है। यह बात दिखाने के लिए मोरल रीजन ही बताता है कि देखिए वो निचले कास्ट के होके भी या अपर कास्ट के होके भी कहां तक पहुंचे हैं। कास्ट डजंट मैटर या उनका धर्म मैटर नहीं करता है कि वो किस धर्म से है, ये है कि उसकी वैल्यूज देखिए। डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, पावर शेयरिंग की क्या वैल्यू है। पावर शेयरिंग ने क्या किया है, हर वर्ग को आजादी दी है। संविधान ये नहीं कहता है कि अगर आप अपर कास्ट के हैं तो ही आप चुनाव लड़ेंगे। भारत के अगर नागरिक हैं आप, एक निश्चित आयु सीमा अलग अलग चुनाव की जो होती है अगर आप पार कर चुके हैं, अगर आप मेंटली ठीक हैं, अगर आप करप्ट नहीं है, सरकार ने आपको बैंकों के द्वारा आप करप्ट नहीं घोषित किए गए हैं, आप किसी ऐसे संगीन अपराध में जेल नहीं गए हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी सही है, तो आप हर चुनाव में हिस्सेदारी ले सकते हैं। ज्यादातर चुनाव में ये बात संविधान द्वारा श्योर किया जाता है। उसमें यह नहीं कहा गया कि इस जाति को तो तुम नहीं लड़ोगे। सांसद का चुनाव है तो नॉर्मल इंसान भी लड़ सकता है जो ये सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता हो। ये नहीं देखना है कि इस कास्ट के होना तुम्हारा जरूरी है। तो यही सारी बातें क्या है, डेमोक्रेसी की मोरल रीजन में बताई जाती हैं, जो पावर शेयरिंग के द्वारा तय की गई हैं कि हर इंसान को समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 to 18 सबको सारी चीजें हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करने का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये क्यों हो रहा है, पावर शेयरिंग ये बात तय कर रही है। अगर हम भी श्रीलंका की तरह कह देते कि मेजोरिटी हिंदुओं की है तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का है या सिर्फ यहाँ हिंदू निवास करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम ये गलत कथन कर रहे हैं। ये गलत बात है क्योंकि यह देश किसी एक मजहब का ना होकर अब सभी का है। मैटर ये करता है कि हम भारतवासी और सबके साथ से ही देश आगे बढ़ सकता है। और पावर को इसी बात को श्योर करने के लिए भारत में किसी को भी प्रमुखता नहीं दी है, ना ही किसी धर्म को राष्ट्रीय बनाया, ना ही किसी जाति को कुछ ज्यादा प्राथमिकताएं दी, ना ही किसी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिया, ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। यही बातें किसके द्वारा तय की जाती है, मोरल रीजन और पावर शेयरिंग। यही हमारे पावर शेयरिंग का मोरल रीजन है जो इतनी सारी सुविधाएं हमें देता है ताकि हम देश को स्टेबल बना के सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर आगे बढ़ सके। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले टॉपिक पे। और दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के तरीके कि पावर को बांटा कैसे गया, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, क्या आवश्यकता थी, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि बांटा कैसे गया। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्षैतिज शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या किया गया है, पावर्स को सरकार के ही 3 प्रमुख अंगों में बांट दिया जाता है। मतलब पावर को क्या कर दिया जाता है, सेम लेवल के ऑर्गन्स में बांट दिया जाता है। सेम लेवल के ऑर्गन्स में बांट दिया जाता है। जैसे क्या करते हैं, पावर को बांट देते हैं 3 भागों में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब हमारा विधायिका होता है, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी न्यायपालिका। इतना आप जानते भी होंगे इसका मतलब, या फिर ये कैसे काम करता है ये सब आप जानते होंगे। ये 3 प्रमुख भाग हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को सेट किया गया है। पावर सरकार के ही पास होती है, अल्टीमेट पावर गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट ने अपने 3 प्रमुख ऑर्गन के अंतर्गत ये पावर बांट दी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। काम देख लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम कानूनें बनाना होता है, नियम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव उन कानूनों का पालन कराती है लोगों से, ठीक है। और इसके दरमियान, इसके बीच अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए जुडिशरी का प्रावधान किया गया है, जो लोगों को उनकी गलतियों के लिए या फिर किए गए अपराधों के लिए दंडित करने का काम करता है, ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। नियम बनाना, लागू कराना और उसके लिए, उसके अपराधों के लिए उल्लंघन पे दंड देना, यही देश की व्यवस्था को बनाने के लिए पहला प्रयोग किया गया है, हॉरिजॉन्टल तरीके से बांट के, कि पावर गवर्नमेंट के नाम पे ही उसी के 3 ऑर्गन मिलके करेंगे। उदाहरण के लिए अगर समझें कि कैसे यह काम करता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक उदाहरण के जरिए देखते हैं कि सपोज करिए एक पिता है, उनकी 3 संतानें हैं,
जाहिर सी बात है, 3 संतानें हैं तो परिवार में उनका हक या फिर उनका जो स्थान है वो तीनों का एक ही जैसा है, एक समान है। लेकिन इनके पिता ने इन तीनों को उनकी क्षमताओं के हिसाब से काम बांट दिए। पहला अच्छा लड़का पढ़ने में अच्छा था, तो जब उसकी जॉब हो जाती है तो घर के आर्थिक कार्यों की जिम्मेदारी उसे दे दी जाती है। आर्थिक कार्य जो है, पैसे कमा के लाना, इन सब कामों की जिम्मेदारी, अगर उसकी जॉब हो गई तो ऑब्वियसली वही कमाने वाला होगा, तो यह काम पहले बेटे को दे दिया। दूसरे के पास मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, वो कम पैसे में चीजों को मैनेज कर लेता है। इसके बाद क्या किया गया, इससे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देगी व्यवस्था, दूसरे वाले को व्यवस्था की जिम्मेदारी देगी। इनका जो तीसरा बेटा था वो बाहरी मामलों में बहुत अच्छा था, जैसे कि उसे पता था कि नए लोगों से मिलते कैसे हैं, रिश्तेदार आए, कोई गेस्ट आए, उन्हें कैसे मेंटेन करते हैं, कोई फंक्शन घर में पड़ गया तो उसे कैसे हैंडल करते हैं, बाहरी काम, कहीं घर से बाहर जाके कुछ करना पड़ा, मतलब जो भी एक्सटर्नल काम, लोगों से मिलना, नई चीजें देखना, व्यवस्थाएं करना, व्यवस्थाएं तो इसको दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो आगे का है लोगों से मिलने का काम है। क्या बताया मैंने कि कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कुछ बाहरी जमीनें खरीदनी है तो उसका सुझाव देना है, कोई लीगल एडवाइस देनी हो, तो इस सब का अगर नॉलेज वो रखता है तो उसे तीसरे को ये काम दे दिया गया है कि आप बाहरी मामले देखिए, मतलब क्या, सामाजिक चीजों पर आप नजर डालिए, समाज को अपना देखिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो तीनों की जिम्मेदारियां उनके पिताजी ने संभाल दी कि बेटा तुम कमा के लाना, उस पैसे को ही मैनेज करके तुम घर चलाना, और साथ ही तुम समाज में हम लोग की रेपुटेशन को बनाने के लिए काम करना, सबसे अच्छे से मिलना। या फिर सारी बातों को, गांव में होता नहीं है कि शादी विवाह में एक आदमी स्पेशली रखा गया होता है घर का, कि जो घर जहां जहां शादियां पड़ेगी वो पैसा देकर आएगा, खा पी के आएगा। तो ऐसा तो खैर मजाक के लिए है, लेकिन ये सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, ये व्यवस्था को, ये इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए थी। देखिए समझने वाली बात क्या है, उदाहरण को साइड करिए, यहाँ पे जो चीजें हैं, एक ही पिता की तीनों संतानें हैं और इन तीनों को समान रूप से कुछ ना कुछ काम बांट दिया गया, और ये तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पिता के लिए। अल्टीमेटली सेम चीजें ये क्या है, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट के लिए। और किसके द्वारा बनाए गए नियमों पे काम करते हैं, सरकार ने उनको काम दिया कि भैया आप नियम बनाइए, आप उसको लागू करवाइए, और गलती होती है तो सजा दीजिए। यहाँ पे क्या है, आर्थिक काम करिए, व्यवस्थाएं देखिए और सोसाइटी मेंटेन करिए, और सारा जवाब मुझे चाहिए, मतलब मेरे ही ऑर्डर पे या मेरे ही देखरेख में आप काम करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था को ही हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है, जिसमें अल्टीमेट रैंक सबकी एक हो लेकिन काम अलग अलग बटे हों, और सबके सब किसी एक आदमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये सब मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। उदाहरण में ये काम ये बच्चे या फिर ये जो उनके पुत्र थे, ये सब अपने पिता के लिए कर रहे थे। होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है। साथ ही साथ अब इसकी एक और खासियत है कि सरकार ने या फिर भारत के संविधान द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से काम करने लगे, लेजिस्लेटिव कुछ नियम बना रहा है, इसका मन किया तो पालन कराया, नहीं कराया, इसका मन में आया तो किसी को फांसी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब सारी चीजें किस हिसाब से सेट की गई हैं, ये तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, इस तरह से काम करिए। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें बनाई गई हैं। जैसे यहाँ के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, उस नियमों को बनाने के बाद इसका काम पुलिस के द्वारा होता है कि इसे लागू कराना है, कैसे लोगों को मनवाना है एक चीजें कि देखिए ये नई चीज आई है। जुडिशरी उसका उससे जुड़े नियमों का क्या करता है, उससे जुड़े हुए कोई गलतियां होती तो सजा देने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि नियम कानूनों से ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता है कि ये नियम ठीक नहीं है, इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो इस विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को जुडिशरी चैलेंज कर देती है कभी कभार। तो इन लोगों की अब क्या होती है, अब ये लोग उसे उन कमियों को सुधारते हैं, तब जाके सब सारी चीजें सेट हो पाती हैं। ये एग्जीक्यूटिव वाले हैं, इनके द्वारा अगर कुछ गलती की गई तो न्यायालय द्वारा इनको भी बर्खास्त करने की क्षमता रखी गई है। कई बार ऐसा होता है कि उस आदमी ने गलत किया है तो उसे हटा दिया जाए। तो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, और इसी वजह से इसे चेक एंड बैलेंस, इसे चेक एंड बैलेंस नियम भी, चेक एंड बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। किसे, पावर शेयरिंग के हॉरिजॉन्टल तरीके को, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हर इक्वल दूसरे को चेक कर सकता है और उसे लेवल में बनाए रखता है, मेंटेन किया रहता है, बैलेंस बनाए रखता है, तो उसे चेक एंड बैलेंस नियम भी कहा जाता है। ये था हमारा पहला पार्ट। आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरे में बताया गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऊपर से नीचे की
ऊर्ध्वाधर पावर का बंटवारा है ये। इसको देखते हैं क्या है। इसमें देखिए लेवल एक जैसा नहीं होता, देख ही के लग रहा होगा आपको कि सेंट्रल स्टेट में कहाँ तुलना है। सेंट्रल बहुत बड़ी चीज होती है, राज्य सरकारें छोटी होती हैं। अब स्टेट के पावर से डिस्ट्रिक्ट के पावर को मैनेज करेंगे तो सेम सिचुएशन, स्टेट बड़ा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट बेहद छोटे होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट की तुलना में यदि छोटे छोटे टाउन्स की बात करेंगे हम, तो वहां भी हम देखेंगे कि आकार में अंतर है और पावर्स बहुत अलग होती हैं। तो इसमें जो है लेवल इक्वल नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा काम होता है कि ऊपर वाला जो है, जो टॉप पे है, वो अपने से नीचे वाले को अपनी कुछ पावर कम करके उसे दे देता है, उससे नीचे वाला अपने पावर्स में से कुछ पावर्स और नीचे देता है, और उससे नीचे वाला, ऐसे मतलब एक एक करके लोग अपनी शक्तियों को निचले वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को देते जाते हैं और सबके पास पावर पहुंच जाती है। जैसे कि केंद्र के पास बहुत सारे बड़े कार्य होते हैं। कौन से काम होते हैं? बड़े काम जो देश के लिए पूरे देश के लिए एक साथ किए जाते हैं। जैसे रक्षा संबंधी मामले हर राज्य को दे देंगे तो अपनी अपनी रक्षा करने लगेंगे, तो सारा बजट उनका उसी में निकल जाएगा। और रोज भी बात करेंगे कि यहाँ तक मेरा बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर यूपी में आता है, यूपी वाला बिहार में आता है, इसी में लगे रह जाएंगे। तो सेंट्रल का काम क्या है? पूरे भारत की रक्षा करना, और सारे इन सब नियमों से अगर कोई विवाद होता है बीच में तो उसका निपटारा केंद्र सरकार या फिर जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। ये हो गया सेंट्रल की पावर। सेंट्रल में बैंकिंग देखते हैं। बैंक अगर सभी राज्यों के अलग अलग हों तब तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, तो पूरे भारत के लिए आरबीआई नियम कानून बनाता है। तो ये सब सही बात है बैंकों के लिए। अब आइए स्टेट गवर्नमेंट में, इसने अपनी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दी कि आप, मैं बड़ा मुद्दा देखता हूँ डे टू डे लाइफ की जो नियमित जरूरतें हैं, पुलिस प्रशासन देखना, अपने यहाँ खाद्य पान की व्यवस्था करना, राशन बांटना, पीडीएस सिस्टम, ये जो उसके निचले स्तर के काम है राज्य को दे दिया गया कि अपने लोगों की हिफाजत आप स्वयं करिए। अब राज्य के अंतर्गत जिला आता है, तो जिले को कुछ पावर्स दी गई हैं कि कुछ तुम डिसीजन ले सकते हो, अगर निचले स्तर के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को आप दूर करने का प्रयत्न करिए। क्योंकि जो निचले स्तर के लोग होते हैं, निचला जो स्तर है, जिले के लोग, जिले में पावर होगी तो इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिए, देवरिया जिले, गोरखपुर जिले, ये जो हमारे आसपास के जिले हैं, गोरखपुर की भाषा क्या है? हिंदी। वहां लोग हिंदी बोलते हैं। अगर वहां पे कोई तमिल से या फिर तमिलियन लैंग्वेज बोलने वाला डीएम लाकर रख देंगे यहाँ पे, तो कैसा काम करके दिखाएगा? कोई ऐसा डीएम जो ये हिंदी नहीं जानता, वो आके काम करेगा तो क्या इन लोगों को संतुष्ट कर पाएगा? उसे थोड़ी दिक्कत आएगी। मे बी डीएम बना है तो एलिजिबिलिटी तो होगी, लेकिन उसे एडजस्ट होने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन यहीं का रहने वाला कोई या फिर हिंदी भाषा बोलने वाला कोई अगर डीएम वहां बनता है तो अपने लोगों की बातों को, उनके कल्चर को बड़ा अच्छे से समझता है। और नीचे आएंगे तो ये अच्छा काम कर लेगा। नीचे आएंगे लोकल लेवल पे तो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, गांव में कोई समस्या होती है तो पहले उन्हें बताइए, वो हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। गांव में छोटी मोटी समस्याएं बड़े लोग ही सुलझा देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को जानते हैं कि कैसे काम होता है, या रियलिटी जानते हैं मैटर की कि कौन सी चीज सही है। जैसे हम कहें कि यहाँ तक मेरी जमीन है गांव में, लेकिन गांव के प्रधान को पता है ना कि वो तो गांव का ही निवासी है, उसे अच्छे से पता है कि किसकी जमीन कितनी कहाँ तक होती है। तो इस तरह से जो स्थानीय विवाद होते हैं वो वहीं के वहीं समाप्त कर दिए जाए, निचले स्तर तक ही लोगों की समस्याओं का निपटारा कर दिया जाए। इस बात के लिए पावर को ऊपर से नीचे तक बांट दिया गया है कि गांव में रहने वाले लोग लोकल लेवल तक ही सेटिस्फाई हो जाएं। नहीं समझ में आता है वहां तो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट तक, सॉरी नॉट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही जाकर उनकी समस्याएं क्या हो जाए? दूर हो जाए। डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं उनकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप कहाँ चले जाइए? राज्य स्तर पे जाके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आपको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम्स के लिए। इसलिए पावर को निचले स्तर तक बांट दिया जाता है ताकि समाज के हर वर्ग को लगे कि हमारी शिकायतें सुनने वाला कोई है, हमारी प्रॉब्लम्स को देखने वाला कोई है। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या हमें सत्ता से दूर रखा गया। सबको मौका मिलता है यहाँ पे इस शासन व्यवस्था में। इसे वर्टिकल पावर डिवीजन कहते हैं। अब आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है। हर स्कूल या किसी भी संगठन, एक स्कूल का उदाहरण हम लेते हैं। किसी भी स्कूल में सबसे पहला जो पोस्ट होता है वो मैनेजर का होता है। सबसे जो बड़े होते हैं, मैनेजमेंट का पोस्ट जो होता है, मान लिया कोई स्कूल के मैनेजर हैं, ये मैनेजर की पोस्ट हो गई। उससे नीचे प्रिंसिपल आएंगे, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, उसके नीचे टीचर्स आते हैं हमारे, टीचर्स हो गए। अब टीचर्स के नीचे क्लास की बात करें तो मॉनिटर्स हो सकते हैं, और उसके नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए ये हो गया हमारा टीचर, ये हो गया मॉनिटर। मॉनिटर के नीचे एक और हम बना लेते हैं, वो होता है बेंच मॉनिटर। ठीक है, ये चीजें हो गई। बेंच मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, टीचर, फिर इसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल, तब मैनेजर। सोचिए क्लास चल रही है, टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, क्लास चल रही है,
टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, मॉनिटर क्लास में बीच में बैठा हुआ है किसी अलग बेंच पे, और ये है बेंच मॉनिटर, और इस बेंच के अंतर्गत 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अब उन 4 बच्चों में से एक के मन में खुराफात आता है, वो पीछे से हाथ लाता है और अपने बगल वाले को एक मुक्का मारता है, मार दिया। अब वो बेचारा उठता है, छोटा बच्चा, और वो मॉनिटर को नहीं बोलता है, टीचर को नहीं बोलता है, उसके अंदर खुन्नस आती है, वो सीधा उठ के चला जाता है मैनेजर के पास। बीच में सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए कहाँ जाता है? मैनेजर के पास। उस समय मैनेजर बाकी के स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड से बात कर रहे होते हैं कि इस बार कोरोना में एग्जाम्स कैसे सरकार लेगी, बोर्ड का क्या डिसीजन आने वाला है, बहुत गंभीर समस्या है, विद्यालयों का लॉस हो गया। ऐसी बातों पे वो गंभीर मुद्दों पे चर्चा कर रहे होते हैं, तभी जाके बच्चा कहता है सर ये मार दिया हमको। तो अब यहाँ पे मार दिया पीट दिया वाली बात, और यहाँ पे मैं क्या व्यवस्था चल रही थी कि काम कैसे किया जाए, विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएं, इतने सीरियस मुद्दे पे एक छोटी सी बात लेकर वहां पहुंच गया। अब इस बच्चे के साथ क्या होगा आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी स्कूल, या तो आप स्कूल में होंगे या फिर आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको सही समझ में आ जाएगा क्या होगा इसके साथ। इसको विधिवत अगर अच्छा मैनेजर होगा तो पीटेगा इसको, बाद में इसको, अभी इनको तो पीट लेगा, उसके बाद सीधे प्रिंसिपल को बुलाएगा कि क्या यही मैनेजमेंट है आप लोग, यही आप मैनेज कर रहे हैं कि एक बच्चा सीधा मेरे पास आ जा रहा है, मैनेजर के केबिन में कैसे घुस गया। तो प्रिंसिपल अपना सारा गुस्सा नीचे उतार देंगे वाइस प्रिंसिपल के पास कि आपको इसीलिए रखा गया है कि आप शांति व्यवस्था बनाइए और यहाँ की जो नियम कानून है उसे ढंग से रखिए, आप सो रहे हैं क्या कि बच्चे डायरेक्ट मैनेजर के पास पहुंच जा रहे हैं। अब इनके अंतर्गत आएंगे बेचारे टीचर्स फंसेंगे। टीचर्स को जब डांट सुनाई देगी तो क्लास में जाएगा गुस्से में और कहेगा कि मॉनिटर जब ये है तो तुम वहां क्यों चले गए, मॉनिटर को बताना चाहिए था तुमको, मॉनिटर मुझे बताता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर एक आदमी इस व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पे आ जाए तो पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर सकता है, या फिर पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी और उसका निपटारा बहुत विलंब से होगा या फिर समस्याएं आएंगी। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ बेंच पे मैटर हुआ, मारामारी हुई, सीधे बात मॉनिटर के पास हुई और टीचर को बोल दिया। टीचर जाएगा, दोनों को दो झापड़ लगा देगा या फिर समझा देगा, जो भी तरीका उसे समझ में आता हो, और बात यहीं की यहीं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऊपर का व्यवस्था लगातार बना हुआ है, वो विकास के लिए काम कर रहा है कि विद्यालय कैसे चलेगी, क्या काम होगा, उस पर काम हो रही। यहाँ आइए अब अपने पॉइंट पे समझने की कोशिश करते हैं। लोकल लेवल पे इस बात के लिए झगड़ा होता है कि इनके नाली का पानी मेरे जमीन में जा रहा है, विवाद हुआ यहाँ पे, नाली का पानी जमीन में जा रहा है। प्रधान को बुलाया गया, वो कहा कि सही तो है, उसकी जमीन है तो आप ही गलत घर बनवा लिए, आप ज्यादा आगे तक बढ़ा लिए अपना घर, इसको तोड़वाइए, यहाँ से इसकी जमीन थी तो ये अपना नाली निकाला हुआ, तो आपकी गलती है। तो जब वो आदमी सुनेगा कि प्रधान बोल रहे हैं कि मेरी गलती है और मैंने ही अपना बढ़ा लिया तो अच्छा होगा, तो मान जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी वो यहीं की यहीं समाप्त हो जाएगी। अगर इसको इतनी छोटी सी प्रॉब्लम हुई और पहुंच गया जिला कोर्ट में नहीं, हार गया खेत को लेकर, खेत का मैटर हुआ तो स्टेट तक पहुंच गया, तो प्रॉब्लम उसकी खिंचती चली जाएगी और लोगों की प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं समाप्त हो जाए। इसके लिए ही वर्टिकली पावर को डिवाइड किया गया था, ताकि सबकी समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और उन्हें न्याय दिया जा सके उचित तरीके से। ये हमारा पावर शेयरिंग का वर्टिकल तरीका था। वो आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कैसे काम करता है मैंने समझा दिया है, बस आप इसका तरीका देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कैसे है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर बांट दी गई। अब ये सोशल ग्रुप्स कैसे होते हैं? सोशल ग्रुप्स का एक उदाहरण बहुत अच्छा बेल्जियम का है। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका काम यह था कि धर्म से रिलेटेड, जाति पाति से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से लेकर और कल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आती है तो कम्युनिटी ग्रुप में लाइए, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास लाइए, सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सही है या कौन गलत है। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो क्या करते हैं, एनजीओ होते हैं, समाज में ग्रुप बनाए गए होते हैं कि जो मिल के काम करते हैं, उसमें भी कुछ पावर्स दी गई होती हैं कि आप अच्छे से कार्य को कर सकें। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएंगे आपके तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से पूछेंगे। वर्टिकल पावर डिवीजन को ही फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिकल जो पावर डिवीजन होता है इसे फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला लेसन है, उसमें हम देख लेंगे। ये हमारा पावर है जो अलग अलग सोशल ग्रुप में बटा हुआ है। और ये फोर्थ वाला है पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज के भी पास पावर होती है। क्यों होती है? तो टेक्निकली चुनाव जीतने के बाद सारी पावर्स पार्टीज के हाथ में ही होती हैं। उनके मेंबर्स, उनके एमपी, उनके एमएलए, उन्हीं के हिसाब से नियम कानून चलती है, उन्हीं के हिसाब से शासन चलता है, वही नियम भी बनाते हैं हमारे लिए। तो इनके पास भी पावर दी गई होती है और ये पावर में आने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। चुनाव होता है, यदि सीट कम आ जाती है
तो हमें उनके पास क्या होता है, राइट होता है कि वो बाकी की पार्टियों से कोलैबोरेशन करके या कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर जाके सत्ता संभालते हैं और उन शक्तियों का लाभ लेके, जो कि संविधान ने उन्हें शक्तियां दी हैं, उस शक्तियों से वो देश सेवा में अपना समय देते हैं, काम करते हैं देश के विकास के लिए। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर दी गई होती है। यदि कोई पार्टी कम चुनाव में कम वोट हासिल करती है तो सबसे ज्यादा जो वोट से जीता होता है, जिसके पास ज्यादा सीट आई होती हैं, उनको ऑफर किया जाता है कि आप सरकार बना लीजिए। अगर बहुमत में होंगे तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर बहुमत से थोड़े पीछे होते हैं तो वो उनको ऑफर किया जाता है, अगर आप बड़ी पार्टी हैं तो किसी न किसी से गठबंधन लेके आप सरकार बनाते हैं। पार्टियां ऐसा ही करती हैं और उनके बीच में भी कुछ पावर्स बटी होती है। दोस्तों, ये था हमारा पावर शेयरिंग का सारा पोर्शन। इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने एक एक करके आपको सारी समझा दी हैं। 3 वीडियो इसके बने हैं, सारे वीडियो से एक बार फिर से देख लेंगे अगर आप, तो एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहीं मिल जाएंगी और स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, सारी सब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो मन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।